स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of BBAR 101 code, that is Principles of Management. हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 1 दैट इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप उसके बारे में समझेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, what are the theories of motivations, what is financial motivation, what is non-financial motivation. So we will start from the first slide, that is the introduction of motivation, right. इसको हम एक स्टोरी के द्वारा समझना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, तो डेफिनेटली ये मेरी नीड है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पीना है, तभी मैं क्या हो पाऊंगी, मैं सेटिस्फाइड हो पाऊंगी और काम कर पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास नीड है तभी आप नीड को फुलफिल करने के लिए एक्शन में आओगे, राइट। तो इसी को हमने बोला है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है, मोटिवेशन इज द willingness of a person to make an intense and persistent effort to achieve a desired goal। जो आपकी नीड होती है वो एट अ टाइम आपका डिजायर्ड गोल होता है, और आप अंदर से जब मोटिवेट होते हो या फिर अपने आप को स्टिमुलेट करते हो कि दिस इज माई प्रेजेंट नीड, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज मूवियर, जिसका मतलब होता है टू मूव, मीन्स कि आप एक्शन में आओ, राइट। तो इसको हमने बोला है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो टर्म है वो मोटिव से डिराइव हुआ है। मोटिव का मतलब होता है किसी भी पर्सन की नीड, डिजायर, वांट्स, ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब हम समझेंगे व्हाट इज मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच डिनोट्स अ पर्सन्स नीड, डिजायर, वांट्स और आर्ग्यूमेंट्स, राइट। कोई भी पर्सन के अंदर अगर किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो चाहता नहीं है कि वो अच्छा काम करे या कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं है, तो वो इंसान कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता, राइट। तो मोटिवेट होने के लिए दैट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ अ नीड, जिसको फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, स्टिमुलेट करते हो अपने माइंड को कि आपको एक्शन कैसे लेना है। तो अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। देयर इज़ अ मिस्टर एक्स जो अपनी एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो मोटिवेशन अराइज होता है अपनी अनसेटिस्फाइड नीड से, ठीक है। अगर हम कोई भी नीड को फुलफिल करने के लिए काम नहीं कर पाते तो हमको क्या होती है, टेंशन होती है, ठीक है। टेंशन होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बार बार ड्राइव करता है कि आप क्या करो, ऑप्शंस ढूंढो, ठीक है, या फिर आप अपने काम करने का तरीका चेंज करो, बिहेवियर में वो चीज़ लेकर आओ जिसके कारण क्या हो, आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जाए। और जैसे ही हमको वो ऑप्शन मिल जाता है तो हमारी जो क्या होती है, टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हमने बोल दिया मोटिवेशन, कि पहले हम हैरान थे, परेशान थे, टेंशन में थे कि हमारा काम कैसे होगा, फिर हमने डीप में सोचा, प्लानिंग की, ठीक है, हमारे दिमाग ने हमको थोड़ा सा स्टिमुलेट किया, डीप थिंकिंग लेकर आओ, ऑप्शंस बनाओ। जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, तो आपके अंदर से क्या आ जाता है, जुनून आ जाता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मोटिवेशन, राइट। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग दैट इज डिफाइंस द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ पर्सन। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड वी शुड मेक श्योर दैट इट इज नॉट डिस्टर्ब, कि जिस फ्लो में हम जा रहे थे, इनकरेज हो रहे थे, वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है। तो मोटिवेशन 3 चीज़ों से अराइव होता है। फर्स्ट वन इज़ अ नीड, कि हमारी करेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जिसके कारण हम क्या है, मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है डिराइव।
ड्राइव मीन्स कि एक क्रैम्पिंग जनरेट होती है हमारे दिमाग के अंदर कि हमको ये काम करना है और हमें उसमें क्या दिखना चाहिए, अपना स्किल एनहेंसमेंट दिखना चाहिए या फिर प्रॉफिट दिखना चाहिए, राइट। तो देयर इज 3 एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट वन इज अ मोटिव, सेकेंड वन इज अ ड्राइव, थर्ड वन इज अ एनकरेजमेंट। तो मोटिवेशन को हमने क्या बोल दिया, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना विच जनरेट्स विद इन एन इंडिविजुअल, इंसान के अंदर से डराइव होता है। अ पर्सन फील्स द लैक ऑफ सर्टेन नीड्स टू सेटिस्फाई विच ही फील्स वर्किंग मोर, अगर उसको लगता है कि कुछ नीड है जो कंप्लीट नहीं हो रही, उसके लिए वो इंटरनली क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। तो इस पूरे फिनोमेना को हमने बोल दिया नेचर ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, फर्स्ट थिंग इज दिस इज़ अ इनर फीलिंग, दूसरा ये हमारे इमोशंस होते हैं या हमारे डिज़ायर्स होते हैं जिनके कारण हम अपने दिमाग को बार बार स्टिमुलेट करते हैं, और देयर मस्ट बी अ अनसेटिस्फाइड नीड, जिसके कारण हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर से मोटिवेट होते हैं। सो देयर आर सम थ्योरीज की जिन्होंने बताया कि मोटिवेशन क्या है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, फर्स्ट वन इज अ कंटेंट थ्योरी, सेकेंड वन इज अ प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी के अंदर मैस्लो जी थे जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी, फिर हर्जबर्ग जी आए, उन्होंने मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी दी, तीसरे ऑथर थे हमारे एमसी क्लेरेंट जिन्होंने नीड थ्योरी दी, फिर आए हमारे एल्डरफर जो ईआरजी थ्योरी देकर गए। अगर प्रोसेस थ्योरी की हम बात करें तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट वाज रूम जिन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी, एडम्स इक्विटी थ्योरी है हमारी, गोल सेटिंग थ्योरी है, और री इन्फोर्समेंट थ्योरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्लो जी ने क्या बोला है। मैस्लो जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला हर इंसान की कुछ नीड होती है जिनसे स्टिमुलेट होकर वो काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, ठीक है, या मिस्टर वाई हैं, या कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबकी कुछ फिजियोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड में आता है हमारा एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। कोई भी इंसान अमीर हो या गरीब हो, सबसे पहले इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए काम करता है। जब वो इन नीड से सेटिस्फाइड हो जाता है, वो तो ऊपर सोचता है कि देयर मस्ट बी, मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, या फिर मेरी व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब वो अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए क्या करता है, काम करता है। जब उसकी सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाती है तो वो थोड़ा और ऊपर सोचता है कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप ग्रुप होना चाहिए, एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, मेरे पास फैमिली हो जिसके साथ में टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो ऐसी नीड को हमने बोला है लव एंड बिलोंगिंग। जब ये नीड फुलफिल हो जाती है तो वो स्टीम के बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोग मुझे जाने, सोसाइटी में मेरा नाम हो, मेरे पास क्या पावर है, उस पावर के बेस पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है। जब ये चीज़ फुलफिल हो जाती है तो वो लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज में चला जाता है, ठीक है, जिसमें वो ये सोचता है कि मुझे जो ह्यूमन बर्थ मिली है, क्या मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, क्या जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो काम मैं कर पाया हूँ। तो वो क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव होता है। तो मैस्लो ने बोला कि एक एक नीड को सेटिस्फाई करके इंसान दूसरी चीज़ों के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। अब इस थ्योरी में हम समझ गए कि उन्होंने क्या बोला है कि पहले आपको फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट करना है दैट आर रिलेटेड टू योर सर्वाइवल नीड, ठीक है। आप सर्वाइवल नीड को फुलफिल करोगे तो आप सोशल नीड की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या आया या इस थ्योरी का लिमिटेशन ये था कि इन्होंने क्या बोला कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। तो आप एक नीड को फुलफिल करोगे तभी आप दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने की डायरेक्शन में खुद को मोटिवेट करोगे कि आपको ये काम भी करना है। तो ये मैस्लो जी की थ्योरी के क्या थे, लिमिटेशंस थे। उसके बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये गलत है। दैट वाज अ क्लेटन एल्डरफर। उन्होंने बोला कि मैंने 200 लोगों के ऊपर रिसर्च किया है कि मैस्लो ने जो बोला है कि हमको सीक्वेंस में चलना है, ऐसा नहीं होता है। एक इंसान की एट अ टाइम 3-4 टाइप की नीड भी हो सकती है कि उसको भूख भी लगी है तो वो पहले अपनी भूख मिटाने के लिए काम करेगा, पैसा कमाएगा, खाना खाएगा। एट अ टाइम उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा है कि यार सोसाइटी में मेरा नाम नहीं है तो उस डायरेक्शन पे भी मुझे काम करना है। तो इंसान एक समय में 3-4 नीड को फुलफिल करने के लिए भी मोटिवेट हो सकता है और उस नीड को फुलफिल करने के डायरेक्शन में काम भी कर सकता है, ठीक है। तो ईआरजी थ्योरी उन्होंने डेवलप की। उन्होंने क्या बोला कि मैस्लो जी आप सही हो, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और रीस्ट्रक्चराइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोल दी कि हर इंसान की 3 टाइप की नीड होती है। फर्स्ट वन इज अ एग्जिस्टेंट नीड,
सेकंड वन इज़ अ रिलेटेड नीड, थर्ड वन इज़ अ ग्रोथ नीड। तो एग्जिस्टेंस नीड में ERG ने बोला हमको कि इसमें बेसिक मटेरियल नेसेसिटीज़ के बारे में इंसान मोटिवेट होता है। इन शॉर्ट कि हर इंसान की जो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सेफ्टी नीड होती है उसके लिए वो मोटिवेट होता है और उस डायरेक्शन में वो काम करता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इंसान की दूसरी नीड होती है दैट इज़ रिलेटेडनेस, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, एस्पायर करता है अपने आप को कुछ रिलेशंस के लिए, लाइक मेरी एक फैमिली हो, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड का नेटवर्क हो, लोग मुझे जाने। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है और उस डायरेक्शन में मोटिवेट होकर काम करता है। फिर उन्होंने बोला कि ग्रोथ नीड होती है कि इंसान का खुद का डेवलपमेंट कितना हुआ, उसने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, बट वो कितना अच्छा इंसान है, पर्सनल स्किल का एडवांसमेंट इन्हांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैस्लोज की जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड एंड इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ स्टीम नीड थी, उनको उठा के उन्होंने ग्रोथ नीड में रख दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको 5 स्टेप में रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 स्टेप में भी अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हो। तो ERG ने क्या किया, ERG थ्योरी में एल्डरफर्ड ने क्या बोला, समरी बना के दे दी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं एक नीड को सेटिस्फाई करूँगा तभी दूसरी नीड को फुलफिल करने के लिए उस डायरेक्शन में मोटिवेट होगा। तो उन्होंने क्या बोला, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ओवरलैपिंग कर सकते हो कि आपके करंट में स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, करंट में आपके वीक पॉइंट क्या है, आपको एक्चुअल में करंट डिज़ायर क्या है, ठीक है। तो आपको कोई भी सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ERG थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है, जिनको एक आइडिया को कन्वर्ट करना होता है स्मूथली रनिंग बिजनेस में, तो वो कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैस्लो ने जो थ्योरी दी वो भी सही थी, एल्डरफर्ड ने जो थ्योरी दी वो भी सही थी, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इंसान की प्रायर नीड क्या है। जब तक नीड नहीं है कोई भी इंसान मोटिवेट नहीं होगा। तो दोनों थ्योरी सही हैं, ठीक है। दोनों थ्योरी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों थ्योरी साइकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर बनाई गई हैं, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। दोनों में क्या है, कंटेंट है कि किस नीड के अंदर क्या आता है। तो ये सब क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस एक ही चीज़ है कि मैस्लो जी ने बोला है कि आपको सीक्वेंस में चलना है, एक एक नीड को फुलफिल करोगे तभी आप दूसरी नीड के लिए मोटिवेट होगे। एल्डरफर्ड ने बोला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, प्रायोरिटी में जो चीज़ आपको सही लगेगी उसके लिए भी आप मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी मैस्लो थ्योरी और एल्डरफर्ड की ERG थ्योरी। अब हम बात करेंगे हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अगर हमें मोटिवेटेड रखना है तो उसके लिए 2 फैक्टर काम करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने 200 प्रोफेशनल्स के ऊपर स्टडी करी और 1959 में उन्होंने बोल दिया कि ये मेरी थ्योरी है, सेटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन। तो अब हम समझेंगे कि एक एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है। तो उन्होंने बोला कि 2 टाइप के फैक्टर होते हैं जिनसे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ हाइजीन, सेकेंड वन इज़ अ मोटिवेशन, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की सर्वाइविंग के लिए होते हैं या एम्प्लॉयज़ की सर्वाइविंग के लिए कंपलसरी हैं, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरे हैं मोटिवेशन फैक्टर, जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रोथ रेट हमारा क्या होता है, इन्हांस हो जाता है। तो हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आते हैं क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सेकंड वन इज़ पे स्केल, मींस जो भी वेजेस या सैलरी आपको मिल रही है। थर्ड वन इज़ अ कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, रिलेटेडनेस विथ अदर, मींस पर्सनल रिलेशनशिप विथ एवरी एम्प्लॉयज़। फिर आती है हमारी जॉब सिक्योरिटी। तो अगर ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स हैं हमारे मोटिवेशनल, लाइक प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट। अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो एम्प्लॉयज़ इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, फुली डेडिकेटेड होंगे और आपका जो टारगेट है वो टाइम पर अचीव हो जाएगा। अगर ये फैक्टर्स थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी प्रोडक्टिविटी में आपको दिख जाएगा। अब हम बात करेंगे हाइजीन फैक्टर्स, ये एसेंशियल होते हैं किसी भी वर्क प्लेस के एग्जिस्टेंस के लिए। इसका लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक है जो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा।
फिर आते हैं हमारे मोटिवेशनल फैक्टर जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के मेंटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों फैक्टर्स को आपस में बैलेंस करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब हमने मैस्लो जी की थ्योरी पढ़ ली, हमने एल्डरफर्ग जी की थ्योरी पढ़ ली और हमने हर्ट्ज़बर्ग जी की थ्योरी पढ़ ली। तो मैस्लो की थ्योरी और हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी में क्या डिफरेंस है? तो देखो, हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है जो कि क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, लोगों के परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। मैस्लो ने बोला डिस्क्रिप्टिव है, एक नीड को सेटिस्फाई करो, दूसरे के लिए मोटिवेट हो, उसको सेटिस्फाई करो, तीसरे के लिए मोटिवेट हो। तो देयर इज सम बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हर्ट्ज़बर्ग ने बोला कि ये हाई ऑर्डर नीड्स हैं, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो या तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं रहेंगे, तो आपको बैलेंस करके रखनी है चीज़ें। मैस्लो ने बोल दिया जो नीड्स सेटिस्फाइड नहीं होंगी सिर्फ उसी के लिए मोटिवेट होंगे। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो एक दूसरे की थ्योरी को क्या बताते हैं, अलग करते हैं, राइट। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि मैस्लो ने बोला स्टिमुलेशन तब अराइज होता है जब आपकी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं होती। हर्ट्ज़बर्ग ने बोला कि जो चीज़ जेन्युइन है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलेंगे, दैट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। एमसी ग्रेजर जी थे जिन्होंने क्या बोला, 2 थ्योरीज बनाई, एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। तो उन्होंने बोल दिया कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक एम्प्लॉय जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सैलरी उठाने के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कितना काम किया, कैसे काम किया, ठीक है। दूसरे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जिनको वर्क कल्चर अच्छा लगता है, जॉब करना पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ पर उनकी स्किल एनहांसमेंट हो रही है, स्किल को यूटिलाइज करके वो नया कॉन्सेप्ट सोच रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके काम करवाना है, ठीक है। तो एक्स थ्योरी में उन्होंने बोल दिया कि इसमें नेगेटिव एम्प्लॉयज़ आते हैं और वाई थ्योरी में उन्होंने बोला है कि इसमें पॉजिटिव एम्प्लॉयज़ आते हैं, राइट। तो एक्स थ्योरी को जब वो बना रहे थे तो कुछ अजम्पशंस थे। एक्स थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं कि जो एम्प्लॉई है वो नालायक इंसान है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा काम कोई दूसरा कर दे या फिर इतना नंबर ऑफ बर्डन मेरे ऊपर ना आए। तो उन्होंने अज्यूम करके रखा कि वो जो इंसान है, अब जब तक हम उसको डेयर नहीं देंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सुपरवाइज़र वो लोग अपॉइंट कर देंगे कि ये एम्प्लॉय के ऊपर आपको क्या करना है, आंखें जमा के रखना है, वो कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो चेंजेस को रजिस्ट करते हैं, उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ से अगर हमें काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब थ्योरी वाई में इन्होंने क्या बोला है कि एम्प्लॉय का जो पर्सपेक्टिव है जॉब से रिलेटेड, वो ये है कि वो रिलैक्स होकर नॉर्मल कंडीशन में रह के काम करना जानते हैं। वो अगर फिज़िकली प्रेजेंट है तो वो मेंटली भी प्रेजेंट होना चाहते हैं, ताकि उनको जो काम दिया गया उसको वो क्या करें, अच्छे से परफॉर्म करें। उनको ऐसे अलग से डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उन्होंने कमिटमेंट दी हुई होती है कि जितनी सैलरी हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको काम भी करके देंगे, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय क्या होता है, ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है कि अगर उसने बियॉन्ड द टाइम लिमिट कोई भी टास्क कंप्लीट किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दो, उसको रिकॉग्नाइज करो ऑफिस में कि दैट पर्सन इज़ अ गुड एम्प्लॉई, ठीक है। तो उस एम्प्लॉई के पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, जो वो क्या कर सकता है, विद इन द टाइम बाउंड्री कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 काम करने पड़ते हैं कि हमको उसको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज कराओ कि हाँ आप इनोवेटिव हो, आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप ये काम कर सकते हो और आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेगा और क्या करेगा, टास्क को कंप्लीट करेगा। तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉय, किसको हमें कैसे मोटिवेट रख के काम कराना है, ये उनकी थ्योरी में था। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो भी टास्क होता है या जिस टास्क के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर काम करते हैं, ठीक है।
तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो कल्चर से मोटिवेट होते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से इंसान मोटिवेट होता है और काम करता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि देयर इज़ 3 मेन ड्राइविंग फैक्टर्स जिसके कारण एम्प्लॉई मोटिवेट रह सकता है। द फर्स्ट वन इज़ अ नीड फॉर अचीवमेंट, सेकेंड वन इज़ नीड फॉर पावर, थर्ड वन इज़ अ नीड फॉर एफिलिएशन। सिर्फ ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे ही लोग मोटिवेट होते हैं। तो इनकी थ्योरी में बस यही था कि आप जो भी काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप इंटरनल मोटिवेट होकर कर रहे हो कि एक्सटर्नली मोटिवेट होकर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके अचीवमेंट एंड आपकी वर्किंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी थ्योरी में सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ही को फोकस किया गया था। तो जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है उसका मोरल ये है कि हमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, कम टाइम में अपना टारगेट अचीव करना है, तो हमें कुछ चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। हमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम उसके टैलेंट स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम समझेंगे कि मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हम क्यों मोटिवेट रखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इट पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं एम्प्लॉयज़। तो अगर वो खुश रहेंगे तभी वो अच्छा काम करेंगे, या जो भी वो हमने प्लान करके रखा है उसको एक्शन में लाना है, वो तभी पॉसिबल है जब सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे। एम्प्लॉय का एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, हम अपने अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हमारा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो जाता है। हमारे वर्क फोर्स एंड वर्किंग कल्चर में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को हम किन किन तरीक़ों से मोटिवेटेड रख सकते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ फाइनेंशियल मोटिवेशन। हमने उनको अच्छी सैलरी ऑफ़र करी, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं कि मुझे यहाँ से अच्छी सैलरी मिल रही है, मतलब मुझे अच्छे से काम करना है। दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस, लाइक हमने उनको एम्पावर कर दिया, अकोमोडेशन दे दिया, ठीक है, हम उनकी स्किल को इन्हांस कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी मोटिवेट होकर वो अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन वे, और आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आया होगा। मोटिवेशन थ्योरीज कितने टाइप की हैं, किस थ्योरी में साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं, डिस्कस की थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। तो उन्होंने डायरेक्टली ये बोला है कि जो लीडरशिप स्किल होती है ना, वो हमको पैदा होते से ही नहीं मिल जाती, ठीक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमारा लोगों के ऊपर कितना % इन्फ्लुएंस होगा, और जो चीज़ हम उनको समझाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में हम लेकर जाना चाहते हैं, वो डायरेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने सीधा बोल दिया गुड लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, मतलब लीडरशिप जो क्वालिटी है वो जेनेटिकली नहीं मिलती, आपको इन्वायरमेंट में रहकर लोगों की इंडिविजुअल बिहेवियर को समझकर वो डेवलप करनी होती है, ठीक है। इफ़ यू हैव द डिज़ायर एंड विल पावर यू कैन बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। Good leaders develop through a never-ending process of self-study, education, training and experience। जो अच्छे लीडर होते हैं वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या हैं, क्या मेरी पावर है, उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको मैं सोसाइटी के वेलफेयर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक इंसान क्या बनता है, लीडर बनता है।
अब हम समझेंगे लीडरशिप की डेफिनेशन, मीनिंग क्या है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस अदर to accomplish an objective and directs the organization in a way that make it more cohesive and coherent। मीन्स लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, राइट। वैसे ही लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसके लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ताकि जो भी टास्क, जो भी गोल हमने बनाया है उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। और उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को उन्होंने बोल दिया है लीडरशिप। Leadership is a process of giving purpose, that is meaningful direction to collective efforts and causing willing efforts to be expanded to achieve purpose। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस में लेते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, तो लीडरशिप के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज अ सिचुएशन। सिचुएशन को समझो, उसके बाद सामने वाली पार्टी से कम्युनिकेट करो और सामने वाली पार्टी को अपने फेवर में लो। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का। और देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है और हमारा कम्युनिकेशन चैनल क्या है, मीडियम क्या है, और हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सामने वाली पार्टी को समझ में आना चाहिए। तो लीडरशिप में मेन पार्टी होती है लीडर। अब लीडर कौन होता है, अ लीडर शुड पॉजेस अ साउंड नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, जिसको खुद की समझ है और इंडिविजुअल बिहेवियर की समझ है। द एक्सटेंट ऑफ हिज पोटेंशियल एंड हाउ ही कैन यूटिलाइज हिज पोटेंशियल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसको पहले ये पता होना चाहिए कि उस बंदे का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सामने वाली पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उसको ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी का नॉलेज हो और उसको ये पता हो कि जो स्किल है मेरी, उसको मैं बेटर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी पार्टी होती है फॉलोवर। फॉलोवर मीन्स जो हमको आइडियल मानते हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने फॉलोवर को एक अच्छे कम्युनिकेशन मीडियम, अच्छे कम्युनिकेशन कंटेंट के साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, वो बोलता कम है लेकिन क्या करता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करता है चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये थी हमारी लीडरशिप प्रोसेस। अब वो क्या सोचता है कि हमारा जो फॉलोवर है वो हमें फॉलो कर रहा है जस्ट बिकॉज हम उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसको जो मेंटोरिंग चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं। तो लीडरशिप के लिए बेसिकली 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज़ कि आप लीडर हो, ठीक है, आपके अंदर कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, आपके फॉलोवर का मेंटल स्टेट क्या है, जिस कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल में आप उसको लाकर समझाना चाहते हो वो उसके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, और सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लीडरशिप थ्योरी की। तो हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने हमको 6 टाइप की थ्योरी दी है। दैट इज़ द ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, कॉन्टेंजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी एंड बिहेवियर थ्योरी। तो अलग अलग थ्योरी में ऑथर ने हमें अलग अलग चीज़ें समझाई हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेटमैन थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी में बोला कि यहाँ पर बहुत 2-3 टाइप के इनहेरिटेंस ट्रेट हैं जिनके बेस पे हमें क्या करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस में लेना है, बट उन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ट्रेट थ्योरी में उन्होंने बोला कि कुछ ट्रेट होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको हर इंसान फॉलो करता है। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो वो ट्रेट आपको समझने होंगे। फिर आती है हमारी कॉन्टेंजेंसी थ्योरी जिसमें फोकस किया गया है एनवायरनमेंट कैसा है, किस इकोसिस्टम में आप रह रहे हो और कौन सा इंसान किस सिचुएशन में है, उसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप क्या करोगे, उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। फिर उन्होंने बोला सिचुएशनल थ्योरी कि ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड आंसर्स हैं। यू मस्ट बी क्लियर वाइल गिविंग एनी टाइप ऑफ जजमेंट। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया
कि सिचुएशन पे आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या करो, सामने वाले को गाइड करो। लास्ट थ्योरी है हमारी बिहेवियर थ्योरी। उन्होंने बोल दिया कि पहले आप इंडिविजुअल बिहेवियर को समझो, उसकी साइकोलॉजिकल नीड को समझो और वो किस स्टेज पर है, ठीक है, उस स्टेज के हिसाब से उसका मेंटल इंटरनल स्टेट के ऊपर एनालिसिस करो, उसके बाद आप उसको क्या करो, मेंटोरशिप दो, तभी आप अच्छे लीडर बन पाओगे। तो मैनेजमेंट में हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वैसे ही लीडरशिप के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कि नो योर सेल्फ। पहले आप परफेक्शन लाइए खुद के अंदर, उसके बाद आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ कीजिए, क्योंकि लर्निंग क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अ लीडर शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू लुक at his areas of improvement and work hard to minimize them without any prejudice। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा, बी टेक्निकली एंड प्रोफिशिएंट, जिस भी एरिया की आप एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है, और जिस एरिया में आप क्या करने वाले हो, लीडरशिप देने वाले हो, तो आपको वहाँ का वर्किंग कल्चर, लोगों को इन्फ्लुएंस में कैसे लेना है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की गई हैं उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तीसरा है सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। जो भी आप काम करते हो आप उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको काम डिवाइड करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम इस बंदे को अगर हम देंगे तो वो कम टाइम में करके देगा, ठीक है। फोर्थ क्वालिटी है मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजन। आपको ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने हैं, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, ठीक है। अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्रिएटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से क्या होते हैं, मैच करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बोलना नहीं चाहते तो आपको एग्जाम्पल सेट करना आना चाहिए, ताकि आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं ना वो जल्दी से कन्वे हो जाए, ठीक है। आपके अंदर टीम लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, क्योंकि हर इंसान का मेंटरिंग करने का, गाइड करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो हमें ऑथर ने बोला है कि देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट वन इज़ अ ऑथोरिटेरियन, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक, ठीक है। दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। तीसरी होती है डेलीगेटेड और फ्री, ठीक है। तो ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, एक बॉस होता है, ठीक है, जो वर्क प्रेशर डालता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है, बात बात में गुस्सा करता है, चिल्लाता है और बोलता है कि तुमको मेरे बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो तुमको जॉब से रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंसान अपनी अपनी चलाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर अभी भी ब्यूरोक्रेसी चलती है, ठीक है। तो जहाँ पर रूल्स पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी की बात नहीं सुनी जाती है, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, ऐसी लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इससे बेनिफिट क्या होते हैं कि हम किसी को टाइम ही नहीं देते कि तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर अथॉरिटी आता है वो अपना स्टेटमेंट देके चला जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, सबने सुन लिया और सब उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं। तो इसके बेनिफिट है कि हमारी जो चेन होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो हमारा टारगेट है वो हम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। ये ना एम्प्लॉय का मोरल डाउन कर देता है, उनको डीमोरलाइज कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है, मोरल हर्ट हो जाने के कारण एम्प्लॉय क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो जॉब क्विट कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे लीडरशिप स्टाइल की, दैट इज़ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। हम सब लोग कहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें एक दूसरे की बात सुनी जाती है, एक दूसरे के आइडियाज़ को, ओपिनियन को समझा जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से सजेशंस लेते हैं, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से सजेशंस लेते हैं, कोई भी रूल पॉलिसी को बनाने पहले सबकी ओपिनियन को सुना जाता है, आइडियाज़ को सुना जाता है, ऐसे लीडर को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करने से हमें क्या फ़ायदे हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, तो वो फ्रीली अपने
ओपिनियन को बता पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसका मोरल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। वो इंसान खुश रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, आपको प्रोडक्टिविटी लेवल देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेगा। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में रहकर कॉन्फ्लिक्ट्स के नंबर ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है। अब हम बात करेंगे डेलीगेटेड या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल की, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, जिसको जैसे काम करना है करो, ना वो कभी गाइड कर रहा है, ना वो कभी अच्छे से मेंटोरशिप दे रहा है। उसको कभी गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा कर रहा है, मतलब उसने फ्री छोड़ दिया, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। तो उनका ना कोई ऐसा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं होते, रूल्स नहीं होते, प्रिंसिपल्स नहीं होते कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे काम करवाना है। तो ऐसे लीडर को हम बोलते हैं लेज़ी और फ्री रेन लीडर। ओके, आई होप आपको टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल समझ में आई होंगी, आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आया होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, क्या मैनेजमेंट रूल्स को हमको फॉलो करना है, उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है इन अ फाइनेंशियल टर्म, इन अ नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। अगर हमें किसी लीडर की रिक्वायरमेंट है तो उस लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कितने टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल किस सिचुएशन में बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फॉर फर्दर एनी क्वायरी एंड डाउट यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. We will meet you soon. स्वाध्यायः परमः